इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर जी, निदेशक अशोका लीलैंड लिमिटेड CNB बाला चंदन जी, परियोजना निदेशक लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन श्री गिरीश एस जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बेसिक शिक्षा परिषद के सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि किसी भी सशक्त और समर्थ राष्ट्र की सबसे प्रमुख जो उपलब्धि होती है वह शिक्षा होती है। शिक्षा किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी समर्थ समाज के लिए और किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा के बगैर मानवीय मूल्यों और इस जीव सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए प्राचीन काल से ही शिक्षा को सर्वसुलभ कराने को लेकर के लगातार मंथन चलता रहा है। इसके लिए अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रयास हुए हैं। भारत के प्राचीन गुरुकुल की प्रणाली और उस गुरुकुल में उस समय के जो उत्कृष्ट कार्य हुए हैं वह भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। भारत के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पूरी दुनिया जहां पर आकर के अध्ययन करती थी, वह नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, काशी या कांचीपुरम की विद्या के केंद्र रहे हो, ये सभी वे केंद्र थे जहां पर अध्ययन और अध्यापन का एक बेहतरीन समन्वय करके उज्जवल भविष्य के बारे में एक मंथन का कार्यक्रम आगे बढ़ता था। लेकिन समय के साथ आगे बढ़ते गए। कहते हैं कि जब मैकाले ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की तो उससे पहले उसने पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया। पूरे देश के अंदर उसने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सर्वत्र गया और उसके बाद उसने ब्रिटेन में वायसराय को पत्र लिख करके भेजा। उसने लिख के भेजा कि मैं भारत का भ्रमण किया हूं। भारत एक ऐसा देश है जहां की पंचायतें, जहां की संस्थाएं स्वयं भी अपने शिक्षण संस्थाओं के प्रति आग्रही बना करके साक्षरता के 100% लक्ष्य को बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही हैं। और भारत दुनिया में मुझे एक ऐसा देश देखने को मिला है जिस देश में मैं कहीं भी गया, शहरी जीवन को छोड़ दें तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग आपस में एक विश्वास से जुड़े हुए हैं। कोई भी अपने घर में ताला नहीं लगाता, हर व्यक्ति को एक दूसरे पर विश्वास है और परस्पर यह विश्वास
जब तक भारत के अंदर बना हुआ है, भारत को अधिक दिनों तक ब्रिटिशर गुलाम नहीं बना के रख सकते। और इसलिए उन्होंने उस समय की शिक्षा पद्धति को इस रूप में बनाया कि पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो देश के अंदर निरक्षरता बढ़ी, लेकिन आजादी के बाद जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके कुछ परिणाम प्राप्त भी हुए, लेकिन अभी इस पर बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त थी, तब कोरोना जैसी महामारी से देशवासियों को बचाने, उनको सुरक्षित रखने के साथ साथ उज्जवल भविष्य की एक नई आधारशिला रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह उद्धरण के साथ तकनीक का उपयोग करके कैसे हम सहज और सरलता के साथ छात्र छात्राओं को इन सब बातों की जानकारी दे सकें, यह तो उपलब्ध करा ही रहा है, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चे स्कूल 100% जाकर के अपना नामांकन करा सकें। इसके लिए बच्चों को भी, अभिभावकों को भी, पंचायत को भी, समाज के गणमान्य लोगों को तो इसके लिए जागरूक करना ही है, लेकिन साथ साथ उन संस्थाओं को जो समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक प्रतिबद्धता को समझा है, उनके CSR मत से भी हम लोग इसमें सहयोग लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है, यद्यपि 2017 से विद्यालयों में जो बच्चे पहले तो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, एडमिशन लेते हैं तो उसमें से आधे बच्चे ऐसे होते थे एडमिशन लेने के बाद फिर स्कूल नहीं जाते थे। अगर किसी ने तीसरी, चौथी या 5वीं क्लास पास कर ली तो उसके बाद वो 6ठी क्लास में एडमिशन नहीं ले पाता था। 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास भी उसने पास कर ली तो 9वीं में एडमिशन नहीं लेता था। यानी परिणाम क्या था कि 9वीं क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या पहली क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या की तुलना में आधी रह जाती थी। हाई स्कूल के बाद जब सीनियर सेकेंडरी स्तर पर जाता था, इंटरमीडिएट के लिए आता था, उसमें भी कमी आ जाती थी और अंततः स्नातक करने वालों की संख्या 25 से 30% मात्र रह पाती थी और उसमें भी क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया जाता था। आज एक तरफ हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया पहले स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान में जो सबसे अच्छा परिणाम आया कि अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा कि लगभग 58 से 60 लाख बच्चे नए बढ़े थे, जिन लोगों को हमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एडमिशन कराने में सफलता प्राप्त हुई। आप सोचिए, कोरोना में स्कूली शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, लेकिन 1,34,00,000 से बढ़कर के छात्रों की संख्या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में 1,92,00,000 पहुंच गई और 1,92,00,000 की संख्या बताती है कि बच्चे स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन उनको ले जाने का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा था, उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा था। फिर इन बच्चों के लिए हम कुछ कार्यक्रम अपना आगे बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार ने प्रारंभ किया। हम इन बच्चों के लिए, मैं जाता था
इस अलग अलग क्षेत्रों में जब मैंने देखा तो मुझे कुछ चीजें देखने को मिली। खास तौर पर बालिकाओं की शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा रुचि न होने के कारण अभिभावक बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे, या भेजते थे तो यूनिफॉर्म नहीं बनाते थे, जूते चप्पल नहीं देते थे। हमने सुनिश्चित किया कि जो भी बच्चा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ेगा उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म फ्री देंगे, स्वेटर फ्री देंगे, बैग और बुक्स फ्री उपलब्ध करवाएंगे और उन बच्चों के लिए जूता और मोजा भी उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी सरकार 1200 रुपये इन छात्रों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, बैग, बुक्स और शूज के लिए उनके अभिभावक के खाते में सीधे भेज रही है, जिससे वह अपने बच्चों के लिए इस आवश्यकता की पूर्ति कर सके। ये चीजें दिखाने के बाद हमने जनप्रतिनिधियों, समाज के मानिंदों का सहयोग लेकर के ऑपरेशन कायाकल्प का एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,34,00,000 विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से फ्लोरिंग, उसके फर्श को बनाने, फर्नीचर को लाने, स्मार्ट क्लास बनाने, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाने, वहां पे लाइब्रेरी बनाने और अन्य तमाम कार्यक्रम वहां पर प्रारंभ हुए। पेयजल की व्यवस्था के कार्यक्रम प्रारंभ हुए और आज उसके परिणाम भी हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। इसमें केवल सरकार ही नहीं, पहले भी तमाम उन संस्थाओं का योगदान हमें मिला जो सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। और मैं धन्यवाद दूंगा अशोक लीलैंड को और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन को, जिन्होंने चरगावा और भटड़ विकास खंड को रोड टू स्कूल कार्यक्रम के साथ जोड़ने के इस अभिनव प्रयास में अपना योगदान दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप निपुण भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे रहे हैं। रोड टू स्कूल कार्यक्रम यह एक प्रकार का स्कूल चलो अभियान का ही एक नया रूप है। स्कूल चलो अभियान में हमारे शिक्षक घर घर जाते हैं और घर घर जाकर के बच्चों को स्कूल लाने का कार्यक्रम करते हैं। रोड टू स्कूल में जो बच्चे ड्रॉप आउट कर लिए या जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं अन्य तमाम कारणों से, उनकी या तो समझ में नहीं आ पा रहा है या उनको पढ़ने में असुविधा हो रही है, उन लोगों के लिए यहां पे सोहका लीलैंड और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के माध्यम से यह कार्यक्रम यहां प्रारंभ किया गया है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें इन्होंने एक पिरामिड भी तैयार किया है। रिसोर्स पर्सन के बाद अन्य उनकी मॉनिटरिंग करने वाली टीम, उससे भी ऊपर एक टीम, एक पिरामिड बन जाएगा कि टॉप टू बॉटम एक एक बच्चे पर समीक्षा की जा सकती है। और बेसिक शिक्षा परिषद के साथ इन्होंने रोड टू स्कूल कार्यक्रम यहां पे प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए अशोक लीलैंड को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चरगावा जैसे विकास खंड के इन 17,000 से लगभग 18,000 बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, जिसमें इनके द्वारा नई चीजें दी जाएंगी, जो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि हम एग्जाम्पल दे करके, मॉडल दे करके उन बच्चों को बताएंगे। उसके मॉडल उपलब्ध रहेंगे, मैथ से जुड़े हुए उस प्रकार के मॉडल रहेंगे, आसानी से बच्चे उसको समझ पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्वाभाविक रूप से इसका बच्चे एक बार जब समझ जाएंगे, उम्र ऐसी है, एक बार उन्होंने गणित की पहेली को समझ लिया तो न्यू उनकी इतनी सशक्त हो जाएगी कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान उनको करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
और मुझे लगता है कि यही कार्यक्रम लगातार हमें अन्य संस्थाओं में करना पड़ेगा। यहां पे पहले 90 स्कूल चरगावा विकास खंड के लिए गए हैं। इसके बाद आपके भटड़ विकास खंड के भी सभी बेसिक शिक्षा परिषद के, जिसमें 1 से लेके 8वीं तक के विद्यालय जो हमारे कंपोजिट विद्यालय हैं, इनको भी लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। ये जो नए तरीके अपनाए गए हैं, मुझे लगता है यह एक अभिनव प्रयास है, जिसमें हमारा प्रयास होगा इसके माध्यम से कि 100% बच्चों का नामांकन हो और वे अपनी कक्षा को निरंतर बनाए रख करके चलें। केवल अब ये नहीं कि वह स्कूल तो आया लेकिन स्कूल में नामांकन तो कराया, स्कूल नहीं आ रहा है। नामांकन भी कराना है, स्कूल भी आना है। फिर वह केवल 5वीं पास करने के बाद घर न बैठ जाए, बल्कि इसके बाद 6ठी में उसका एडमिशन भी करवाना है। 6ठी के बाद 8वीं पास करने के बाद फिर वह 9वीं में उसका एडमिशन करवाना है और फिर उसको योग्य बना करके आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया के साथ भी जोड़ना है, जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो समाज आत्मनिर्भर होगा और समाज आत्मनिर्भर होगा तो राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा और राष्ट्र अगर आत्मनिर्भर होगा तो कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न बन जाए। दुनिया की विकसित भारत की मोदी जी की परिकल्पना को हम साकार कर पाएंगे और इसके लिए जो भी आवश्यकता पड़ती है, यहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग, शिक्षकों की क्षमता वृद्धि को भी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी कार्यक्रम होंगे। अन्य तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ साथ आप देखते रहे होंगे चरगावा, भटड़, खोराबार ये विकास खंड, ब्रह्मपुर ये विकास खंड ऐसे हैं जिन विकास खंडों में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के कारण इस सीजन में हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्वच्छ भारत मिशन और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार के सभी विभागों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस समस्या का समाधान का रास्ता निकाला है। आज इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। इंसेफ्लाइटिस समाप्त होने का मतलब हमने स्वच्छता पे ध्यान दिया, शुद्ध पेयजल पर ध्यान दिया, परिणाम हमारे सामने है और इसीलिए यह कार्यक्रम इसके माध्यम से आगे बढ़ाना है। इसके लिए आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कला शिक्षा के कार्य क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसमें बुनियादी शिक्षा स्तर में सुधार के भी कार्यक्रम किए गए हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण से संबंधित पाठ्यक्रम को भी इसके लिए तैयार किया गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से भी पाठ्यक्रम को इसके माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा और इसमें 2 विद्यालयों के लिए एक रिसोर्स पर्सन, चरगावा और भटड़ दोनों विकास खंडों में लगभग 50-50 रिसोर्स पर्सन इसके लिए अशोका लीलैंड के द्वारा यहां पर तैनात किए जाएंगे और इसमें भी प्रत्येक विकास खंड में 5 सीनियर रिसोर्स पर्सन के तैनात किया जाएगा। एक सीनियर रिसोर्स पर्सन के अंतर्गत 15 विद्यालय होंगे। इनमें 5 प्रोजेक्ट एसोसिएट तैनात किए गए हैं। एक प्रोजेक्ट एसोसिएट के अंतर्गत अंदर भी 15 विद्यालय होंगे। इसमें हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस निपुण भारत की कल्पना की गई है, बेसिक शिक्षा परिषद, उसे सफलतापूर्वक हासिल करने में उसे मदद मिलेगी। आज के इस अवसर पर हम लोग जब यहां पर एकत्र हुए हैं, मुझे बातें कहनी है कि देखिए आज शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नए प्रयास हो रहे हैं। ये रोड टू स्कूल को ही एक नया रूप हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय के रूप में दिया है। इसमें रजिस्टर्ड बीओसी बोर्ड के जो
श्रमिक हैं, उनके बच्चों को, निराश्रित बच्चों को हमने प्रवेश दिया है। 18 स्कूल हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। 57 अन्य जनपदों में डे स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल के रूप में सभी जनपदों में नए स्कूल इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम श्री स्कूल को भी हर विकास खंड स्तर पर स्थापित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आप मान करके चलिए, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। यह आमूलचूल परिवर्तन नए भारत को एक विकसित भारत बनाने में सफल होगा और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सभी को स्कूली शिक्षा पर ध्यान देना होगा। मैं आज के इस अवसर पर जो हमारे शिक्षक हैं उन सबसे भी अपील करूंगा कि आप नए भारत के निर्माता हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया आपको देख रही है। हमें याद रखना होगा, ज्ञान से अपने आप को अपडेट करना कोई पेट से सीख करके नहीं आता है। जब ये स्मार्टफोन नहीं आया होगा तब हम लोगों ने इस स्मार्टफोन को लोगों ने देखा होगा कैसे चलता है। आज आप देखते होंगे कि बच्चे भी स्मार्टफोन में तेजी के साथ खेलते हैं, स्मार्टफोन की जानकारी रखते हैं, उसके एप्लीकेशन की जानकारी रखते हैं। और मुझे भी आप सबसे ये अपील करनी है कि हमें अपने आप को, अपने जिस विषय के हम शिक्षक हैं, जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ सामाजिक दायित्वों की भी जानकारी हमारे पास रहनी चाहिए, जिससे हम बच्चे को एक योग्य नागरिक बनाने में अपना योगदान दे सकें। दूसरा, तकनीक का उपयोग करके जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए कैसे हम इस तरीकों का अपना सकते हैं, इसकी भी जानकारी हमें रखनी होगी। अगर हम अपने आप को इसके लिए तैयार कर पाएंगे तो याद करिए कि हम शिक्षा की नींव को इतनी सशक्त कर देंगे कि आने वाली पीढ़ी इसके लिए आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। और जीवन वही है जो अन्यों के लिए यादगार बन सके, प्रेरणादायी बन सके। आपके ऊपर यह भविष्य निर्भर, आपके ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि आप इन बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। अगर ये बच्चों का भविष्य आप उज्जवल बनाएंगे तो हमारे समाज का और हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल बनेगा। कोई दुनिया की ताकत फिर इसे नहीं तोड़ सकती है, इसे कमजोर नहीं कर सकती है। लेकिन अगर हम ही अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाएंगे तो फिर संक्रमण फैलेगा। हमें उस संक्रमण को रोकना पड़ेगा और निपुण भारत के संकल्प को साकार करने के लिए, निपुण उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए आज अशोका लीलैंड और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन जैसी संस्थाएं सहभागी बन रही हैं। ये प्रसन्नता का विषय है। मुझे पूरा विश्वास है कि चरगावा विकासखंड एक समय सीमा के अंदर रोड टू स्कूल के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ते हुए, जिसमें ग्राम प्रबंध समिति है विद्यालयों की, जिसमें ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र वहां के पूर्व प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला पंचायत समिति के जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, लोकल विधायक हैं। इन सबको भी अगर आप जोड़ेंगे और समाज के मानिंदों को भी, तो हमें इसे प्राप्त करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। और हम इन बच्चों का, जो मासूम हैं, भोले भाले हैं, जिन्हें गाइड किए जाने की आवश्यकता है, इनके भविष्य को उज्जवल बना करके भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से रोड टू स्कूल कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मैं बेसिक शिक्षा परिषद, अशोका लीलैंड और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी के प्रति
जिन बच्चों को आज इस अभियान के साथ जोड़ा जा रहा है, जिन स्कूलों को जोड़ा जा रहा है, उन सभी ग्राम पंचायतों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को और बच्चों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि एक समय सीमा के अंदर आप इस लक्ष्य को पूरा करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी संबोधित कर रहे थे गोरखपुर में और आपने सुना अपने संबोधन में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। भारत में बताया कि शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा हम सबके जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ा सकती है। सीएम योगी संबोधित कर रहे थे रोड टू स्किल कार्यक्रम में, उनका संबोधन चल रहा था और बताया उन्होंने कि शिक्षा समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। Next, Simran, class 7.